को चेयरमैन को अब रिहाई मिल चुकी है और अब वो अपने घर भी वापस आ गए। हक और सच की फतह हुई है क्योंकि पाकिस्तान की बात की हमेशा बोलने। देखिए कितना जुल्म हुआ है वैसे शुएब शेख साथ, और सलाम है कि वो डटे रहे हैं। उनकी वालिदा ने, उनकी अहलिया ने, बच्चों ने, दीगर फैमिली मेंबर्स ने ये जुल्म सहा है। शुएब शेख साहब जो है उनके अंदर वतन की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है, उसी की मुझे तो लगता है उनको सजा मिली। आज शुएब साहब को रिहाई मिली है। इसी तरह से जो हक और सच की बात होती है आपने कही, तो सर आपको भी बहुत मुबारक हो, नो डाउट। खैर मुबारक, पूरी कौम को मुबारक हो। लेकिन शुएब की जमानत हो जाना हम सबकी फतह है। अब यहाँ पर मामला रुकना नहीं चाहिए। या सूनी तौर पर FIA के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का कार्रवाई बनती है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने बनते हैं और इसमें बिल्कुल कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। खलील साहब ये बताइएगा, 600 मिल्स इस वक्त बंद पड़ी हुई है। टेक्सटाइल एक बड़ा सनअती शोबा है, इसकी वजूहात क्या हो सकती है सर? बात यह है कि रॉ मटेरियल के बगैर तो कोई भी जो फैक्ट्री है रन कर नहीं सकती ना। डॉलर की पैरिटी तो आपको पता ही है कि किस तरीके से फ्लक्चुएट बहुत वैल्यू हो गया है। तो नतीजा ये है कि हम यानी अब कहीं पे भी नहीं खड़े हुए। ये लाइफ सेविंग मेडिसिन पूरी दुनिया में इनकी कीमतें कम रखी जाती हैं ताकि लोगों की दस्तरस में हो। हर गुजरते महीने के साथ इनकी कीमतों में इजाफा ही होता जा रहा है। अगर डॉलर देखें तो 170 से वो चला गया है 276 पे, और ओपन मार्केट में तो 300 तक चला गया है। तो अब मुझे बताइए कि उस पर टैक्सेशन एंड एवरीथिंग, हाउ वी कैन अफोर्ड दैट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। नाजरीन, मुल्क की सियासत के निचोड़ से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मुल्क भर में सियासी सूरत हाल अपने उरूज पर है। जो कुछ हम मनाजिर देख रहे हैं, जो सारी सूरत हाल इस वक्त नज़र सामने आ रही है, उससे ये नज़र आ रहा है कि जनाब इस वक्त क्या मुल्क में इंतखाबात होंगे नहीं होंगे। 30 तारीख को ऐलान कर दिया गया है, लेकिन क्या इंतखाबात होंगे या नहीं हो पाएंगे? कौन हमारे साथ? ठीक है, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त ये है, अभी खैर मैं सियासी सूरत हाल पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो बोल के को चेयरमैन हैं शुएब शेख साहब, हक और सच की फतह हुई है। हक और सच पर खड़े रहने का हमें एजाज़ मिला है क्योंकि जनाब को चेयरमैन को अब रिहाई मिल चुकी है और अब वो अपने घर भी वापस आ गए, क्योंकि आज उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। आज FIA की जानिब से उनको अदालत में पेश किया गया था। एक बार फिर से जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी, लेकिन अदालत की जानिब से जुडिशल रिमांड दिया गया और उसके बाद जनाब उनकी जमानत के हवाले से एक एप्लीकेशन दायर की गई और एप्लीकेशन दायर करने के बाद पता चला कि जनाब उनकी जमानत मंजूर हो गई और फिर वो अब अपने घर भी आ गए। हक और सच की फतह हुई है क्योंकि पाकिस्तान की बात की हमेशा बोलने, पाकिस्तानियों की बात की है, पाकिस्तानियत की बात की है, अदलिया की बात की है, और इसी वजह से इसके समरात इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं कि अवाम में बोल जो चैनल है वो हद से ज्यादा मकबूल होता हुआ नजर आ रहा है। उसामा गाजी, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। उसामा गाजी, बताइएगा, आज FIA हुकाम की जानिब से पेश किया गया था शुएब साहब को, जिस्मानी रिमांड की सदा की गई एक बार फिर से, लेकिन अदालत ने कहा जिस्मानी रिमांड की जरूरत बनती नहीं है, जुडिशल रिमांड दिया गया और उसके बाद फिर उनकी जमानत भी हो गई है। कैसे देखते हैं आप सारी सूरत हाल को? सलमान, देखिए कितना जुल्म हुआ है वैसे शुएब शेख साथ, और सलाम है कि वो डटे रहे हैं। उन्होंने जिस खंदा पेशानी से, जिस हिम्मत और हौसले से, ना सिर्फ उन्होंने, उनकी वालिदा ने, उनकी अहलिया ने, बच्चों ने और दीगर फैमिली मेंबर्स ने ये जुल्म सहा है। कम ऐसी मिसाल मिलती है। आमतौर पर तो जब इतना किसी पर जुल्म होता है तो वो मुल्क से ही चला जाता है, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट मुल्क से ले जाता है, सरमाया ही निकाल लेता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। शुएब शेख साहब जो हैं उनके अंदर वतन की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। कोई भी शख्स उनसे मिलता है तो वो एक चीज बड़ी महसूस करता है कि वो पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान उनके ज़हन में होता है, और उसी की मुझे तो लगता है उनको सजा मिली। वो होता ना कि जब आप इतनी मोहब्बत किसी से करेंगे तो फिर आजमाइश तो आती है, तो उन पर इसी मोहब्बत की इतनी आजमाइशें आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खास करम है, उसकी तौफीक से उन्होंने ये जुल्म बर्दाश्त किया है बड़े सब्र और बड़े हौसले से। और ऐसा नहीं कि पहली बार ये हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी हो चुका था। चाहते तो अपना सरमाया निकाल लेते, चाहते तो यही बिजनेस को किसी और मुल्क में जाके कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तानियत को पहले रखा, पाकिस्तानियों को पहले रखा, पाकिस्तान में सरमायाकारी को पहले रखा। और बिल्कुल, और देखें डटे रहे 8 साल। देखिए सलमान, 8 साल तक ये केस चलता रहा है और अब जाकर सिंध हाई कोर्ट से बरियत हुई। और आप देखें कि एक तरफ उसमें बरियत हो गई और उसी से जुड़ा एक और केस निकाल कर और उसमें FIR दे दी जाती है, और फिर FIR के फौरी बाद गिरफ्तारी भी हो जाती है, कुछ बताया नहीं जाता। फिर हैरान कुन तौर पर जब अदालत में पेश किया जाता है तो बताया जाता है कि हमने चले जी इनसे भी बड़ी तफ्तीश करनी है,
और 3 दिन का रिमांड ले जाए। 3 दिन बाद लाया जाता है तो कहते हैं जी अभी मजीद तफ्तीश करनी है। 3 दिन यानी 24 घंटे होते हैं एक दिन में। 1 घंटे में आप बहुत कुछ बंदे से पूछ सकते हैं क्या ऐसा था जब वहां सिंध हाईकोर्ट में बात होगी कि कोई सबूत ही नहीं था तो बात खत्म। लेकिन उसके बाद फिर 2 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया जाता है। 1-1 घंटा, यानी दुनिया में यह कानून है कि 1-1 मिनट भी आप किसी को बेजा रोक नहीं सकते। हिरासत तो बहुत बड़ी बात है, आप किसी को यह तक नहीं कह सकते, कानून मौजूद है कि भाई यहां से हिलना मत। ये भी आपने उसके खिलाफ जुर्म कर दिया अगर किसी को आपने जबरदस्ती उसकी मर्जी के बगैर कहा कि यहां से नहीं हिलना, यहां से यहां नहीं जाना, आप नहीं कर सकते। आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता। हिरासत तो बहुत बड़ी चीज है बगैर किसी जवाब के, लेकिन हमारे यहाँ ये अलियां है। लेकिन फिर भी चले शुक्र है। अभी ये देखिए ना क्या हुआ सलमान के, एक अदालत से जिसने पहले 5 दिन का रिमांड दे दिया, अब किया क्या जाता है कि उस अदालत में नहीं जाया जाता, दूसरी अदालत में इसलिए ले जाया जाता है इस सोच के साथ कि अच्छा अब उधर तो 2 दफा बहाना बना लिया, अब नई अदालत होगी तो शायद फिर बहाना चल जाएगा, क्योंकि उस अदालत में तो हमने कुछ पेश नहीं किया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब दूसरी अदालत में जब गए वहां भी कोई बात न बन सकी, कोई सबूत नहीं था, कोई तफ्तीश, कुछ करना क्या था। तो वहां से फिर आप देखेंगे पहले जुडिशियल हुआ, यानी जो तफ्तीशी इदारा होता है, FIA हो, पुलिस हो, उससे लेकर यानी जुडिशियल यानी जेल भेजा जाता है। उसके बाद कानून के मुताबिक आप जमानत की अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वकील ने फौरी तौर पर जमानत की अप्लाई किया और जमानत हो गई, क्योंकि उस अदालत में भी पता लग गया कि ना कोई तफ्तीश, ना कोई केस, ना कोई FIR। तो फिर किस तरह के बाद में आप पता लगे, जिस तरह 8 साल बाद रिहाई हुई, 18 महीने तक आप देखें कि तो फिर ऐसी किसी को जेल में तो नहीं रखना चाहिए। तो खैर अब ये अल्लाह का शुक्र है कि जमानत पर रिहाई होगी और इंशाल्लाह अब ये केस लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है ना उसामा के, जैसा कि इक्विटल की जाहिर सी बात उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक अच्छा फैसला, बड़ा फैसला निकलकर सामने आया, उन्होंने इस केस को खत्म कर दिया था। लेकिन उसी केस में एक सब केस बना के उनको गिरफ्तार किया गया एक ऐसे मौके पे जो कि वो खुद ही अदालत में जा रहे थे पेशी के लिए। हाँ जी, और कि वो चाहते थे कि किसी तरह अदालत ही ना पेश हो सके, वो अपने केस में पेश ना हो, केस लड़े ना, क्योंकि उसके बाद ये भी नजर आया कि चूंकि सिंध हाई कोर्ट से रिहाई मिल गई तो इनका ख्याल था कि अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिहा हो जाएंगे, जी। जो कि वाज़ेह है, और खुद उधर पेश होने जा रहे थे। और ये भी अजीब बात है कि एक ही मामला है, एक ही इल्जाम है, में 2 मुख्तलिफ जगहों पर बैक वक्त केस चलाया गया और 2 FIR भी कटी गई। बिल्कुल। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया अगर सर, तो मैं जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। अजहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, क्या कहेंगे, हक और सच की फतह, हक पर खड़े रहने का समर आप कह सकते हैं। आज शोएब साहब को रिहाई मिली है और तकरीबन 4-5 दिन पहले जब उनको गिरफ्तार किया गया था, बड़े किस अल्फाजों में खैर मैं कहूं कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से केस खत्म कर दिया गया था। आपसे ट्रांसमिशन पर इस हवाले से बात होती रहती थी, फिर एक और FIR काटी गई, आनन फारन उनको गिरफ्तार किया गया, 5 रोजा जिस्मानी रिमांड, आज फिर उनकी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन फिर उनको जुडिशियल किया गया और उसके बाद फिर उनकी जमानत मंजूर हो गई। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया, मुझे तो कम अज कम मुबारक आप दे रहे हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में मैंने ही कहा था जी कि आज ही नोटिस होगा और आज ही मैंने चौधरी गुलाम हुसैन का कम से कम थोड़ा बहुत शुक्रिया कह दिया करें। कोई बात नहीं सर, आपको बहुत मुबारक हो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कानूनी रहनुमाई फराहम की, आपने हमारी ट्रांसमिशन के अंदर इसी तरह से जो हक और सच की बात होती है आपने कही, तो सर आपको भी बहुत मुबारक हो, नो डाउट। नहीं, खैर मुबारक, पूरी कौम को मुबारक हो। देखना शोएब की जमानत हो जाना हम सबकी फतह है। हम लोगों ने कुछ नहीं, हम वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन हम हर तरह से साथ मौजूद थे, चाहे प्रोटेस्ट हो, कहीं भी हो, और हक पर। और याद रखिएगा, ये अदालतों की वजह से हुआ है, मैं बता दूं आपको। अदालत वरना अगर अदालतें इंसाफ न दे रही होती तो ये इंसाफ न मिल रहा होता। ये अब यहाँ पर मामला रुकना नहीं चाहिए। ये असूली तौर पर FIA के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का कार्रवाई बनती है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने बनते हैं, और इसमें बिल्कुल कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जितना भी उन्होंने पर्चा दर्ज किया, और देखिए बदनीति किस हद तक है, 8 तारीख को पर्चा किया और 9 को पकड़ लिया, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, कोई इन्वेस्टिगेशन अफसर ने कुछ तहकीक करनी है, कुछ चीजें देखनी है, यानी उसने ऐसे जैसे पहले दिन तौर पर तैयार बैठा हुआ था, किसी ने कहा पर्चा देना है, पर्चा दे दिया और गिरफ्तारी कर। और आप गिरफ्तारी भी किसको कर रहे हैं? कोई चोर चक्का हो तो समझ में बात आती है कि इतने बड़े चैनल का मालिक, उसको असल वजह ये है कि 3-4 साथी एंकर्स हैं, उनको रखने की सजा दी है उन्होंने, और क्या किया है। और ये मैं तकाजा करता हूँ कि इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन अफसर है उसको उसके खिलाफ ना सिर्फ तादीदी कार्रवाई की जाए, बल्कि इसमें कोई एक कमीशन बना के तहकीक की जाए कि एक मुकदमा जिसको जो सिंध हाई कोर्ट के ट्रायल कोर्ट से, फिर सिंध हाई कोर्ट ने भी
उसको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लेकिन सर और उसमें अजहर साहब ये बात अपनी जगह आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता ना कि अगर अभी जैसे अब आपने जुडिशियल किया, उसके बाद जमानत मिल गई, इस केस में भी शोएब साहब को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाता है, केस ही खत्म कर दिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट ने ऑलरेडी केस खत्म कर चुके हैं, ये वाला केस भी खत्म कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो ये 18 माह जेल काटी थी पहले और अब ये 5 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर थे, सर इसका ये फिर किसके सर पड़ जाएगी तमाम चीजें, और कौन इसका मोरल इल्जाम होगा फिर? असूली तौर पर तो मैं इस मामले को सामने रखते हुए वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह का इस्तीफा मांगता हूँ। वो इंचार्ज है इसकी FIA के। यानी इतनी आपने बैठ के जो कुछ करना है, आप मीडिया के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं, मीडिया के साथ जो आपने ये देखे आप हक और सच की आवाज कर रहे हैं, और इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बारे में। इसमें तो वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मामला है आगे। देखिए अदालत एक दिन भी आगे नहीं जा सकती। मैंने दोपहर के प्रोग्राम में भी आपको कहा कि एक दिन के लिए रखती है, एक दिन रखना, ये हफ्ते भेजा, ये बुनियादी हकूक की बिल्कुल। और अब इसके बाद आगे मैं समझता हूँ कि इसकी क्वेश्चन दायर की जाए, फौरी तौर पर इसकी हाईकोर्ट में क्वेश्चन दायर की जाए और हाईकोर्ट इसको क्वेश्चन करेगी, उठाकर रद्दी की टोकरी फेंकेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद चलिए सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मेरे साथ मौजूद रहेगा, आपसे जरा इस पर मजीद ही बात करेंगे। मौजूद है उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी। वेलकम बैक जनाब। कुछ सियासी सूरत हाल की बात करते हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासत के निचोड़ से इस वक्त मुल्क भर में सियासी और माशी बहरान बदस्तूर जारी है। शदीद सियासी बेचैनी की सूरत हाल के दौरान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक बार फिर मुतसादम सियासी कुव्वतों के दरमियान सालसी कराने की पेशकश कर दी है, जबकि 2 सूबों में इंतखाबात का मामला भी ताहाल कशमकश का शिकार है। तो इस वक्त जो इंतखाबात की तारीख है, पंजाब में 30 अप्रैल और KP में 28 मई, क्या इसमें इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? मौलाना फजल रहमान की जब इस वक्त गुफ्तगू सुन रहे थे, उनके अंदाज से लगा कि रियासत के मामलात पहले हैं, हमें रियासत के मामलात को देखना चाहिए। लेकिन जनाब, एक बुनियादी मसला इसमें और भी है। जब से इत्तेहादी हुकूमतों की हुकूमत आई है, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत आई है, मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या PDM की आप कह सकते हैं, उसके बाद से महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। महंगाई इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कभी इतनी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। अगर टेक्सटाइल की बात कर लेना जनाब, तो टेक्सटाइल की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान की कुल सनती लेबर का 40% हिस्सा टेक्सटाइल से मुंसलिक है। टेक्सटाइल का शोबा पाकिस्तान में सबसे बड़ा सनती शोबा है, जिसके साथ पाकिस्तान की कुल सनती लेबर का 40% से ज्यादा मुंसलिक है, और टेक्सटाइल की कौमी बरामदात में 60% से ज्यादा का बड़ा हिस्सा है, जो बदकिस्मती से फरवरी 2023 के दौरान हर साल की तरह जना 29% घटता चला जा रहा है, और ये निचली सतह पर आ गया है। लिहाजा पाकिस्तान की वैल्यू एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इंतहाई तशवीशनाक इक्तिसादी और माशी हालात से पैदावारी सलाहियत मुकम्मल तौर पर खोने के बाद अब तबाही के दहाने पर आ चुकी है। वजह क्या है? वजह भी बात करेंगे जनाब। वजह गैस की अदम दस्तियाबी है, बिजली की तसलसल से फरहामी का फुकदान है, इसके अलावा LC खुलने पर पाबंदियों की वजह से सनती खाम माल की अदम दस्तियाबी और बरामद कुनंदगान को उनके रिफंड्स इजरा में मुस्तकिल ताखीरी हरबे हैं। अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में 1200 के करीब टेक्सटाइल मिल्स हैं, जिनमें आधी बंद पड़ी हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? AQ खलील साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद है। AQ खलील साहब, सर ये बताइएगा, बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, टेक्सटाइल अगर शोबे की बात की जाए ना, कॉटन बनाना, टेक्सटाइल की चीज़ें, 40% लेबर है जो कि इससे मुंसलिक है। लेकिन अगर मैं टोटल बात करूं ना, तो उसमें से आधी बंद पड़ी हुई है। 1200 मिल्स हैं, जिसमें से 600 मिल्स बंद पड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है सर, इसका जिम्मेदार कौन है मौजूदा वक्त में? अच्छा, खलील साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। कोशिश करेंगे कि जनाब उनसे दोबारा राब्ता करें, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। पाकिस्तान में तिजारत क्यों नहीं की जाती? पाकिस्तान में मईशत बेहतर क्यों नहीं होती? पाकिस्तान में डॉलर्स क्यों नहीं आते? एक एक डॉलर के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, उसमें हमारा ज़रई मुल्क है, सनती मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद हम सिर्फ चावल के अलावा कुछ उगा नहीं पाते। अगर सनतों की बात करें, 1200 में से 600 बंद पड़ी हुई। अब इसकी वजूहात क्या है? AQ खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करेंगे। खलील साहब ये बताइएगा सर, ये 1200 में से 600 मिल्स बंद पड़ी हुई हैं, आपको क्या लगता है इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होनी चाहिए?
अच्छा, खलील साहब से गरीबन हमारा दोबारा हो गया है। डॉलर की अदम दस्तियाबी है, एलसीज नहीं खुल रही हैं, खाम माल पड़ा हुआ है, लोगों के ऊपर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, लोगों का रोजगार जा रहा है, 12 से करीब मिल्स हैं। ये टेक्सटाइल शोबा पाकिस्तान में ऐसा मामला जाता था कि हम लोग बाहर इंपोर्ट किया करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब सूरत हाल इतनी खराब होती चली जा रही है कि जो मालिकान पैसा लगाते हैं उनका पैसा भी स्टेक पर है, जिनका रोजगार वबाता है वो भी जनाब चला जा रहा है। खलील साहब, मेरी आवाज आ रही सर आपको? खलील साहब मुझे सुन सकते हैं सर? गालिबन हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। खलील साहब ये बताइएगा, 600 मिल्स इस वक्त बंद पड़ी हुई है, टेक्सटाइल एक बड़ा सनती शोबा है, इसकी वजूहत क्या हो सकती है सर? बात यह है जी कि अल्लाह ताला रहम फरमाए। टेक्सटाइल तो एक सेक्टर है, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसका भी बुरा हाल है। बात यह है कि रॉ मटेरियल के बगैर तो कोई भी जो फैक्ट्री है रन कर नहीं सकती ना। और दूसरा ये कि रॉ मटेरियल के लिए जाहिर है कि आपको इंपोर्ट भी करनी होती है चीजें। इंपोर्ट के लिए आपके पास पैसे नहीं है, एलसी आप खोल नहीं पा रहे। ऑर्डर जो हमें बाहर से मिल रहे थे उनकी जो कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी उसको आईएमएफ ने जो हमें टर्म्स दिए हैं कि जी हमारी सब्सिडी भी वापस हो गई, गैस की रेट भी बढ़ गए, और डॉलर की पैरिटी तो आपको पता ही है कि किस तरीके से फ्लक्चुएट बहुत वैल्यू हो गया है। बिल्कुल। तो नतीजा ये है कि हम यानी अब कहीं पे भी नहीं खड़े हुए। हमें ये नहीं पता होता कि हम यानी 2 महीने के बाद जिस कॉस्ट के ऊपर हम आज कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमें वहां ठहरने भी देगी या नहीं ठहर। जो सौदे हमने $220 के ऊपर किए हुए थे आज वो $300 के ऊपर भी हमारे पड़ते में नहीं आ रहे, क्योंकि इन द मीन टाइम पेट्रोल और गैस की जो प्राइसेस हैं वो शूट कर गई हैं। सर पेट्रोल गैस की कीमतें वो तो बिल्कुल उसका अमल दखल होता है, लेकिन सबसे बड़ा अमल दखल आपको नहीं लगता डॉलर का इस वक्त है? और डॉलर की तो दस्तयाब ही नहीं है, चले 280 का भी डॉलर हो लेकिन वो मिलता ही नहीं है, एलसीज खुलती नहीं है। तो ये जो इस हुकूमत ने गलती की थी ना, वैसे तो बहुत सारी चीजें बात की जा सकती है, लेकिन मैं ही समझता हूँ इन्होंने इंटरनली जो इसाकदार साहब को लाने की गलती की थी और मिफ्ता इस्माइल को हटाने की गलती की थी, वो एक टर्निंग पॉइंट है। और उसकी वजह यह है कि हम इसके ऊपर तो बहुत सारा डायलॉग कर सकते हैं कि कौन कैसा था, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने गुज़िश्ता साल के आखिर में आईएमएफ को इस बात पे कन्विंस कर लिया था कि वो प्रोग्राम को रिस्टोर कर ले। सही है। और उसके साथ उन्होंने 1 पॉइंट समथिंग का वो एग्रीमेंट भी कर लिया था। और ये आने के बाद यानी जिम्मेदारी का तकाजा तो ये था कि वजीर खजाना उसको ओन करते और ये कहते कि जी वजीर खजाना ने जो जाने वाले ने एग्रीमेंट किया है हम उसको ओन करेंगे। इन्होंने ये कहा कि आईएमएफ जो है वो अगर हम नहीं देना चाहता ना दे, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, जो इंतहाई गैर संजीदा स्टेटमेंट था, जिसके नतीजे में हम 6 महीने लेट हुए, हमें एक किस्त भी नहीं मिली। और उसका बहरान जो है डॉलर की सूरत में आया। वो जो मार्केट के जो फोर्सेस थी उन्होंने जो रेट किया उसकी वजह से हमें 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ। फिर एक्सपोर्टर्स ने अपने एक्सपोर्ट्स पेमेंट्स रोके इसी वजह से कि उनको बाजार के मुकाबले में रेट कम मिल रहे थे। और नतीजा ये है कि हम $3 बिलियन जो है वो अपने हाथों से जो है हम गंवा बैठे। बिल्कुल। और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। एक मौजूद है और सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं है, लाइफ सेविंग मेडिसिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। मुल्क के अंदर जाहिर सी बात है, हर घर के अंदर, मैं चले मुल्क की बात नहीं करता, हर घर के अंदर 1 से 2 फर्द अगर वो ज़ईफ है तो वो मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करता है। लाइफ सेविंग मेडिसिन पूरी दुनिया के अंदर उनकी कीमतें कम रखी जाती हैं क्योंकि ये इंसान के आम लोगों की दस्तरस में होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है, लाइफ सेविंग मेडिसिन इनकी कीमतों में हर दूसरे दिन इजाफा होता चला जा रहा है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? खान वजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपीएमए के मेंबर हैं, जरा उनसे मजीद बात। वजाज साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा सर, ये लाइफ सेविंग मेडिसिन पूरी दुनिया में इनकी कीमतें कम रखी जाती हैं ताकि लोगों की दस्तरस में हो, हमारे क्या वजूहात हैं कि रोज बरोज हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते महीने के साथ इनकी कीमतों में इजाफा ही होता जा रहा है?
थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली सारा वो जो प्रॉब्लम है, जो इस तरह से इन्होंने डॉलर कंट्रोल किया और उसके बाद एकदम इन्होंने रिलीज किया, फिर देन स्टेट बैंक को इन्होंने रोक दिया कि तमाम जो फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन नहीं करनी, इवन के फार्मास्यूटिकल सफर हुई, फिर रॉ मटेरियल जो है यहाँ पे स्टकअप हो गया। आप बिलीव करें, फिर हमारी अनाउंसमेंट आई कि जी हम शेड के ऊपर जो डिले चार्जेस है वो हम वेव ऑफ करेंगे, दैट बी नॉट बीन वेव्ड ऑफ। हमारी एलसी खुली थी किसी रेट के ऊपर, उसके बाद डॉलर शूट कर गया, वहां पे हमें इन्फ्लेशन का फर्क पड़ा। अभी मेडिसिन के ऊपर हमें प्राइस इंक्रीज नहीं मिली, सही चंद एक मेडिसिन पे इन्होंने की थी, बट वो भी बेसिकली इतना होने के बराबर है। अगर आप इन्फ्लेशन देखें, दैट हैज गॉन मोर देन अगर डॉलर देखें तो 170 से वो चला गया है 276 पे, और ओपन मार्केट में तो 300 तक चला गया है। तो अब मुझे बताइए कि उस पर टैक्सेशन एंड एवरीथिंग, हाउ वी कैन अफोर्ड दैट। बहुत सारी मेडिसिन जो हमने बनानी बंद कर दी क्योंकि हमारे पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तो है ही नहीं। अच्छा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इंपोर्ट करें, फिर उसके बाद हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट को रॉकेट हाई, अब किस तरह से वो मैनेज करें। फिर हमारे जो वर्कर्स हैं वो किस तरह से ट्रैवल करके आए, क्योंकि फ्यूल चार्जेस इतने बढ़ गए हैं दे कैन नॉट ट्रैवल, और अगर हम पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज दें दैट इज नॉट अफोर्डेबल। तो इट्स नॉट नाउ वर्किंग इन एनी वे फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। लेकिन सर इसी वजह से ये तमाम चीज़ें आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है खाम माल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर जाहिर सी बात है प्रोडक्ट एट दी एंड जो कॉस्ट बढ़ती है उस पर कीमतों में इजाफा हो जाता है। लेकिन सर लाइफ सेविंग मेडिसिन में आपको लगता है कि सब्सिडी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, और ये आवाम की दस्तरस में होनी चाहिए, इंसान की जिंदगी बचाने वाली अद्वियात? बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो हम तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर भी नहीं रहे हैं क्योंकि हमारी कंजम्पशन इज वेरी लो, दैट्स व्हाई हम वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग। बहुत सारी लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, वी आर नॉट इवन मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान। अब वो जब हम इंपोर्ट करेंगे, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में, हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट थी जो लाइफ सेविंग थी, और उसका जब प्राइस हमें मिला था तब $62 का था, और उस वक्त की और अब की प्राइस में देखें तो सिर्फ हमें जो इंक्रीज मिला 100 रुपीज का मिला, बट $62 से चला गया 300 रुपीज पे। तो लाजम बात हमने इंपोर्ट बंद कर देनी थी। कौन अपना मंगवाएगा? एक सपोज फॉर इंस्टेंस मेरी इंपोर्ट प्राइस आ रही है 500 की, और 500 की आ रही है और उसको मैंने बेचना है 300 रुपए में, नोबडी इज गोना डू दैट। तो एट द एंड ऑफ द डे लाइफ सेविंग मेडिसिन तो खत्म हो गई हैं, ऑलमोस्ट शॉर्ट हो गई हैं, अब नोबडी इज इंपोर्टिंग इट। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तमाम मेडिसिन का जो खाम माल होता है वो बाहर से ही आता है? बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मेरे पास टाइम की किल्लत है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।